नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट पहला अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो आज का पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो चार विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल में। नवपाषाण ये अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व, खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की यहाँ से जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार जो है पाषाण उपकरण है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में यानी कि नवपाषाण युग में ही परिलक्षित हुई। तो ये विकल्प यहाँ से हो जाएगा। पूछा गया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। दूसरा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यदि पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया था। और तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? तो यहाँ चार विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई कहा जाता है, में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का विवरण देते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोस से करा रहे थे। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ कौन इतिहासकार था? तो अमीर खुसरो। चौथा प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जहांगीर। भारत में तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। इसके बाद ही तंबाकू जो है भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू की गई थी। और पांचवा प्रश्न है आपका, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कौन था वह? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा सर आयर कूट। ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में नवंबर 1781, यदि पूछा जाए कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका नवंबर 1781 में हुआ था। और इसमें सर आयर कूट ने हैदर अली को पराजित किया था। इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई थी। छठवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। और विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध, ये ऑप्शन में जो दिया गया है, ये विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ये भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। वहीं उदारवादी ये विलियम ग्लैडस्टोन जो कि ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1892 से लेकर के 94 तक। तो यहाँ पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न थे, बी विकल्प से हो जाएगा। और पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। और सातवां प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो यहाँ विकल्प आप देख सकते हैं 4 दिया गया है, इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने।
1917 में मॉन्टेग्यू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों ने में जो है कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी, लेकिन इस घोषणा के उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात पर एनी बेसेंट ने अपने होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की और 1920 में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज्य सभा रख लिया था। तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। 8वां प्रश्न आपका फिनिक्स फार्म कहाँ पर है ये? तो आप सबको पता होगा ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। सी विकल्प से हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1904 में फिनिक्स फार्म को जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की सहायता से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया गया था। तो पूछा जाए फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। और 9वां प्रश्न आपका हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह बृहत हिमालय श्रेणी द ग्रेट हिमालयन रेंज। सी विकल्प से हो जाएगा। हिमालय की जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से निर्मित वलित यानी कि जिसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन है। हिमालय प्राचीन टेथिस सागर की विशाल भूद्रोड़ी में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ था और इसकी विभिन्न श्रेणियों का विकास भिन्न भिन्न कालों में हुआ। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है, जबकि निम्न हिमालय, धौलाधर एवं शिवालिक हिमालय ये परवर्ती काल में निर्मित श्रेणियां हैं। इनमें से शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीनतम पूछा जाए तो आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। सबसे प्राचीन जो है ये आपका बृहत हिमालय श्रेणी है। और 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यह है अजंता। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य यानी कि महाराष्ट्र में ये फैली हुई है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और सह्याद्री ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में जो है विस्तृत है। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपका सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सी विकल्प से होगा यहाँ पे नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही। और 12वां प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। ये विकल्प से हो यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल मरुस्थल है। और 13वां प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ए विकल्प से होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 द्वारा ही कलकत्ता यानी कि बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय के फैसले की लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और अगला प्रश्न है आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था। और स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन हेतु दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की और इसी आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु 7वां संशोधन भी किया गया था। 15वां प्रश्न है आपका मौलिक अधिकार। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो है दिया गया है डी विकल्प यहाँ जो लिखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल जो है सही है आपका। मौलिक अधिकार ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ये नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार हैं।
भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है और यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से उपचार पा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में जो है निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये जो है आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो पूछा गया आपसे मौलिक अधिकार, तो ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं, लेकिन दो अनुच्छेद अपवाद के रूप में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 16वां प्रश्न है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर ये कार्य करती है? तो बी विकल्प से होगा यहाँ विधान पालिका के। भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। और 17वां प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा आपका कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है। इस आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है, परंतु यह निधि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति को जब भी इस निधि की आवश्यकता महसूस हो वह इसका प्रयोग कर सकता है और इस निधि से व्यय के लिए संसद की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे प्रत्येक व्यय को बाद में जो है संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस निधि की पूर्ति भारत की संचित निधि से की जाती है। और 18वां प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो यह किया गया था 1997, सी विकल्प से हो जाएगा। वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में 78 देशों के संबंध में यह सूचकांक प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था और यह सूचकांक आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाओं की माप करता है। इसमें जो है आपका 40 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होने वाले लोगों का प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं और शुद्ध पेयजल से वंचित लोगों का प्रतिशत और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और मृत्यु की दशाएं, वर्ष 2010 में इसका स्थान बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने जो है ले लिया है। तो इसमें जो है पूछा गया है कब ये विकसित किया गया था? 1997 में मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था। अब इसका जो है नाम बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने ले लिया है। अगला जो प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे हर्ट्ज। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। कोई आवृत्त घटना यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होता है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प से हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह है, तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की जो है पहचान करते हैं। और 21वां प्रश्न आपका, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डी विकल्प से हो जाएगा पॉलीथिलीन। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपेलिन आदि बहुलीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम रहा हो और जिसे आसानी से सांचे में ढालकर इच्छित सामान बना लिया जाता है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, पहला प्राकृतिक प्लास्टिक और दूसरा जो है कृत्रिम प्लास्टिक। कृत्रिम प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इसमें पूछा गया प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीथिलीन गैस। और 22वां प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा।
तो डी विकल्प सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव 3, यानी कि उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी। मस्तिष्क ये सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, उन सभी को नियंत्रण संदेश भेजने का कार्य कौन करता है? तो वह मस्तिष्क ही करता है। 23वां प्रश्न आपका, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था कब? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, 1991, यानी कि 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ था और यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और 24वां जो प्रश्न है, किस विघटनाभिक प्रदूषक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? तो है थोरियम, बी विकल्प से होगा यहाँ पे। भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली ईंट, सीमेंट तथा बालू में विखंडनीय परमाणु खनिज थोरियम के परमाणु पाए जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ी है। थोरियम परमाणु थोरियम 232 से ही रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम 233 बनाया जाता है। थोरियम भारत के केरल राज्य के तटीय रेतीले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो थोरियम जो है भारत के मात्र ही जो है राज्य है जहाँ पाया जाता है वह है केरल, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और थोरियम का प्रयोग नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में भी किया जाता है। 25वां प्रश्न है, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो 5 संख्याओं का कुल योग तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 105 जो औसत दिया गया है, अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 525। तो माना आप पहली संख्या को आप x मान सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 525 माइनस x इंटू 2/5 दिया गया है। यहाँ योग का 2/5 गुना है, गुणा कर देंगे आप तो 5x हो जाएगा, यहाँ x का 5x होगा, गुणा करेंगे आप इसमें और बराबर हो जाएगा आपका 1050। 525 में जो है आप गुणा करेंगे 2 का तो हो जाएगा 1050 माइनस 2x। इसके बाद आप हल करेंगे 2x को आप इधर लाएंगे, माइनस में है प्लस में हो जाएगा तो 7x हो जाएगा बराबर 1050 हो गया। अब ये x बराबर जो हो जाएगा आपका 1050/7। तो अब 7 से इसे डिवाइड कर देंगे 1050 को, 7 करने 7 3 हो गया 35 हो गया, 7 5 35 यानी कि 150। x बराबर कितना आपका निकल कर आ गया तो 150। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा 150। पहली संख्या कितना है तो 150 होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा और सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपये का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, क्रय मूल्य आप x मान सकते हैं, x मान के जो है लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा x इंटू रमेश ने एक बक्से को 10%, तो x का 10% हो जाएगा 100, 110/100 गुणे और सुरेश ने जो है इसे 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 हो जाएगा। अब माइनस आपको क्या करना है तो x इंटू 110/100 बराबर जो है कितने का लाभ पाया है तो 44 रुपये का, बराबर 44 आप लिख देंगे। अब फिर जो है आप x इंटू एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये शून्य जो है जितना आप काट दीजिए इसे, तो x इंटू 11/10 गुणे 12/10 हो गया माइनस x इंटू यहाँ भी 11/10 हो जाएगा बराबर 44 हो गया है। अब जो है आप गुणा कर देंगे x इंटू 11/10, आप देख सकते हैं ये एक कॉमन ले लेंगे आप, उसके बाद 12/10 माइनस 1 हो गया। उसके बाद आपका x इंटू 11/10 5 10 से करने 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा तो 2/10 बराबर हो जाएगा 44 यहाँ। उसके बाद जो है आपका x बराबर हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि 22/11 दूना 22, 22/100 बराबर 44। अब इसे काट देंगे
तो x बराबर जो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा 44, ऊपर चला जाएगा ये 44 गुणे 100/22। तो 22 दूना 44, 44 कट गया तो 100, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 200। आपका आंसर कितना होगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, x बराबर 200 निकल के आया है। क्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपये। 27वां जो प्रश्न है, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करा सकता है या पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे जो है आप मान सकते हैं कि एक दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो एक 24 काम हो रहा है तो 1/24 लिख सकते हैं इसे। उसके बाद 20 दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर जो हो जाएगा 20/24। तो इसे आप काट सकते हैं 5 चौक 20, 4 से काट दीजिए आप, 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी कि 5/6 हो गया ये। 20 दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 5/6। शेष कार्य बराबर जो हो जाएगा आपका, तो 1 - 5/6 बराबर जो हो जाएगा 6 × 6 तो -5, यानी कि 1/6 हो गया ये। तो 1/6 कार्य पिता अकेले पूरा करता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो अतः जो है पूरा कार्य पिता अकेले पूरा करेगा कितना? तो 6 × 6, यानी कि 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36 दिन में। तो पुत्र द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/24 - 1/36। आप इसे अब हल कर देंगे तो 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72, यानी कि 72। तो 24 × 72, 3 × 3 माइनस 36 दूना 72, 2 × 2, 3 - 2/72, यानी कि 1/72 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1/72 हो गया। तो पुत्र अकेले एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 72, यानी कि 72 दिनों में पूरा करेगा। ये विकल्प सही हुआ यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है? तो सबसे तेज जो है पता करने के लिए आपको मीटर पर सेकंड में जो है सभी को कन्वर्ट करना होगा। तो 90 km/h जो दिया गया है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 90 × 5/18। 5/18 से मीटर पर सेकंड में जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी में 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। उसके बाद जो है बी आपका 25 मीटर पर सेकेंड है ही। सी दिया गया 1500 मीटर पर मिनट, तो इसे आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 गुणे जो है 1/60 मिनट दिया गया है यहाँ पर मिनट। तो 1500 गुणे 1/60, तो इसे आप कट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 6 दूना 12, 6 × 25 = 30। ये भी आपका कितना निकल के आया? 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डी जो दिया गया 100 km/h, तो 100 km/h को आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 5/18, 5/18। तो ये आपका जो है काटेंगे इसे तो 100 कटेगा नहीं, 100 18 से तो 500 हो जाएगा। 100 में 5 का गुणा करेंगे 500, 500/18। अब ये कटेगा आपका तो आएगा 27.77 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है पूछा गया किसका होगा? तो आप देख सकते हैं सभी का जो है बराबर वैल्यू आया है A B C, लेकिन डी का जो आया है वह 27.77 मीटर पर सेकेंड आया है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? डी ऑप्शन से हो जाए 100 km/h का। 29वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह गुजरात ने किया है। ये विकल्प से हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में राज्यों को पुरस्कृत किया गया था। इसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। 30वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा देश या ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा पूछा गया है यहाँ पे। तो सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप ये मनोरंजन कंपनी है। यह मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा चिकित्सा एवं क्रायोजेनिक उपकरण आदि भी ये बनाने वाली गतिविधियों में शामिल है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? तो आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक ये 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच जो है आयोजित होने वाला है। पहले 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे कोरोना के कारण जो है 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक कब आयोजित किया जाएगा? 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। तो
31वां प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यह तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये विकल्प से हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं, इसके द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा गया। यह स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। और 32वां प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? तो यह है मिंटी अग्रवाल। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया और यह पदक पाने वाली वह पहली महिला हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक अभियान में मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ कंट्री दिया है, दूसरी तरफ रैंक दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, नॉर्वे को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। मई 2020 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 115 देशों को शामिल किया गया। कितने देश? तो कुल 115 देशों को इसमें शामिल किया गया। इस सूची में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश जो हैं, पहले रैंक पे स्वीडन है जो है बी यानी कि सही आपका, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है और चौथे पे जो है डेनमार्क है। तो आप देख सकते हैं पहला है ये यहाँ सुमेलित नहीं है। चौथे पे दिया गया है नॉर्वे, जबकि चौथे पे कौन सा देश है? तो वह डेनमार्क है। भारत जो है इस सूची में 74वें स्थान पर है और इसके पहले जो है भारत 76वें स्थान पर था और इसमें अंतिम स्थान 115वें स्थान पर जो देश है वह है हैती। नाम जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर जो है कौन सा देश है? तो हैती है। पहले स्थान पर स्वीडन है। भारत का रैंक याद रखिएगा इसमें 74 है, इसके पहले 76 रैंक था भारत का। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। और 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो यह आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और 35वां प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। देश में जो है नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का करीब 70.8% भूभाग वह नलकूपों द्वारा सिंचाई इसकी की जाती है। और 36वां प्रश्न है, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबद्ध है उसी तरह तीव्र संबंध है निम्न में से किससे? तो पहला है मुलायम, दूसरा है धीमा, तीसरा है ध्वनि, चौथा है स्वर स्तर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा 3 यानी कि ध्वनि से। जो है जिस प्रकार लंबा किसी वस्तु की माप बताने से संबंधित है उसी प्रकार तीव्र का संबंध ध्वनि के मापन से होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 37वां प्रश्न है, रीजनिंग से है। श्रेणी दिया गया 13, 14, 18, 27, 43। अगला श्रेणी आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 के बाद जो है 14 है, तो 1 का गैप है। 14 के बाद 18 है, 4 का गैप है। 18 के बाद 27 है, 9 का गैप है। उसके बाद 27 के बाद 43 है, 16 का गैप है। तो आप देख सकते हैं संख्या जो है ये सभी आप वर्ग में है। 1 जो है 1 का वर्ग है, 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का और 16 जो है 4 का। तो अगला जो संख्या होगा वो भी वर्ग होगा और क्रम से होगा। तो 25 होगा यानी कि 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो आप 43 में 25 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 5 3 8 और 4 2 6 68 यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 38वां प्रश्न है, 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। किताब डी किताब सी के नीचे है तथा किताब बी किताब ई के नीचे है। किताब ए किताब सी के ऊपर है लेकिन किताब बी के नीचे है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताबें क्रमशः आपको बताना है कौन सा होगा इसमें। तो किताबों का क्रम यदि देखा जाए तो कह रहा है कि 5 किताबें हैं जिनमें किताब डी किताब सी के नीचे है। किताब डी जो है किसके नीचे है? सी के नीचे है, हो गया। तथा किताब बी ई के नीचे है। किताब बी किसके नीचे है? ई के नीचे। तो ई आप मान लीजिए यहाँ हो गया और बी जो है उसके नीचे हो गया। फिर जो है सबसे ऊपर और सबसे नीचे किताबें रखी कह रहा है एक किताब सी के ऊपर है। एक किताब किसके ऊपर है? सी के ऊपर है।
तो ए जो है सी के ऊपर आप लिख देंगे, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 2 4 5 हो गया। तो पूछा है सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर ई हो गया, सबसे नीचे डी हो गया, ई और डी यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 39वां प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा वेंकैया नायडू। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से हुआ है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की और भारत ने 2017 में SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की जो है सदस्यता ग्रहण की थी। तो यदि पूछा जाए भारत कब शामिल हुआ था संघाई सहयोग संगठन में, तो 2017 में शामिल हुआ था। और अंतिम जो प्रश्न है नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता दी है? यह है भारत, ए विकल्प से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री सुरक्षा समिति ने अपने 102वें सत्र के दौरान इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRN, शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है IRN यस को हिंद महासागर क्षेत्र में जो है संचालन के लिए भारत को मान्यता प्रदान की। भारत यह मान्यता पाने वाला चौथा देश है। इसके पूर्व में जो है अमेरिका यानी कि USA, उसके बाद जो है रसिया, चाइना जो है मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो भारत जो है चौथा देश है इसमें, ये विकल्प से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका GIC प्रवक्ता के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER आप लिख के जो है सर्च भी कर सकते हैं। एक साथ लिखिएगा, स्पेस का यूज मत कीजिएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और UPSSC की एग्जाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 10% डिस्काउंट का ऑफर जो है बस कुछ ही दिनों के लिए है, यानी कि 28 फरवरी तक ये ऑफर आपको मिलने वाला है। 1 मार्च से ये ऑफर 5% जो है कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मिशन UPPSC का जो बैच है ये 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें UPPSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और आपको बता दें फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन में जो है डिफरेंस क्या है। तो यदि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो इसमें कंप्लीट सिलेबस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं और अनलिमिटेड PDF नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है। तो ये जो है फीचर्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे। और ये ऑफर जो है आपका बस कुछ ही दिनों के लिए यानी कि 28 फरवरी तक वैलिड है 10% वाला। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 फरवरी के बाद यानी कि 1 मार्च से ये ऑफर 5% कर दिया जाएगा। अभी तक जो है आप 10% के साथ 1260 रुपये में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते थे, अब जो है 1 मार्च से वह 1330 रुपये हो जाएगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी 28 फरवरी तक 3150 रुपये में आप ले सकते हैं। उसके बाद ये 3325 हो जाएगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040 पड़ेगा। इसके बाद जो है ये आपका 5320 हो जाएगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6300 है और ये 1 मार्च से 6650 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका 7560 यानी कि जो 10% ऑफर के साथ है। बाकी जो है 5% ऑफर जो है वो आपका 7980 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग जो है हमारा रेफरल कोड यूज करके अभी जो है 10% का लाभ ले सकते हैं एग्जाम लर्नर। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अनलॉक करने के लिए यदि आप फ्री में जो है अनअकैडमी पे वीडियो जो देखना चाहते हैं उसके लिए आपका इनवाइट कोड मांगा जाता है। तो ये आप डाल सकते हैं एग्जाम लर्नर और आप फ्री में भी जो है आप वीडियो देख सकते हैं जो अनअकैडमी में फ्री अवेलेबल है।